नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ 9 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य जगत में अनेक लेखक और कवि हुए हैं, जिनमें से एक नाम है जगदीश चंद्र माथुर जी का। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए हम देखते हैं अब उनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। अब हम गद्य संबंधी कुछ जानकारियां देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। बच्चों, यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक नाटक के रूप में समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार किया है। समाज में फैली स्त्री पुरुष असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया है। इस कहानी के कुछ पात्र हैं जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो आइए हम देखते हैं उन पात्रों के नाम। उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ हैं और शंकर युवक हैं। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और रतन रामस्वरूप जी का नौकर है। तो यहाँ से नाटक शुरू होता है, जिससे कहानी से पर्दा उठता है। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मार दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप, ज़रा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से गया था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन, तख्त बिछाता है। ही। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। इतने में प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। बच्चों, यहाँ करीने शब्द का अर्थ है तरीके से या ढंग से। तो आगे बढ़ते हैं। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। इतने में रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर। मुखातिब शब्द का अर्थ है उसके सामने की ओर रुख करना।
और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बच्चों, यहाँ हिंदी शब्दों में हिंदी पाठ में बहुत से अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे वीकेंड, और मार्जिन। यहाँ इसका अर्थ है अंतर रखना, अर्थात गैप रखना, कि अगर साल 2 साल कहीं फेल हो गया तो वो उसका मार्जिन लाइन होगा। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का? यह मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। यहाँ तशरीफ़ शब्द का अर्थ है विराजना, आसनस्थ होना। रामस्वरूप अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे ले आकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खखार कर शब्द का अर्थ होता है गला साफ करते हुए, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को तो बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर का वो प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, तश्तरी अर्थात चाय का प्याला और नाश्ते की प्लेट गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए गोपाल प्रसाद, समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायचा अर्थात जन्मपत्री अर्थात कुंडली तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिलना हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुलाई कर लें बस। रामस्वरूप, हाँ हाँ। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप ज़रा सकपकाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के चश्मा लगाना पड़ रहा है।
गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर। यहाँ तख्त शब्द का अर्थ है लकड़ी का मेज़। अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के ज़िम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद ज़रा रुखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं? बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापताल कर रहे हैं? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, और कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का तो ख्याल तो है ही, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। और उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं और उमा सहसा चुप हो जाती है। तो बच्चों, ये नाटक यहीं पर समाप्त होता है और इस पर पर्दा गिरता है। ये एकांकी भोर का तारा से ली गई एकांकी है। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि किस तरह शादी ब्याह के मामले में समाज में आज भी
दकियानुसी और छोटी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं, जो अपने अंदर खामियां या लड़कों में खामियां नहीं ढूंढते, किंतु लड़की उन्हें ऐसी चाहिए जो उनके घर को संभाले या घर की गाय के रूप में रहे, घर में एक गाय के रूप में रहे। तो बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखे गए इस एकांकी और इस नाटक को आप पढ़ें और आनंद लें। तब तक के लिए नमस्कार।